तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। जी, केमिस्ट्री में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है, लगातार कई बार आ चुका है। टॉपिक है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोले जी सर, हमने सुना हुआ इसके बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम? बोल सर, द्वितीय नियम। अब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? यदि आपने कभी कहीं कुछ पढ़ा हुआ हो, यदि आपके माइंड में कुछ क्लिक कर रहा है, तो आप उसे फटाफट मैसेज करके बता दीजिए। जी, सेकंड लॉ क्या था थर्मोडायनेमिक्स का? ऊष्मागतिकी का नियम क्या था? जी, एनीवन कोई बताना चाहे? तो स्टूडेंट्स, इस नियम में कहा गया था, जरा आप ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था स्टूडेंट्स, इफ द फिजिकल प्रोसेस, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। इफ द फिजिकल प्रोसेस is irreversible, comma, the combined entropy of the system, and the environment must increase. ये यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई। सेकंड लॉ में क्या कहा गया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो जरा पॉइंट समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें बताता है, ठीक है सर, किसी विलगित निकाय जिसे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, किसी विलगित निकाय की एंट्रोपी बढ़ती है, निकाय की एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होगा? तथा अधिकतम मान तक पहुंच जाती है। मतलब सिस्टम की क्या होती है सर? एंट्रोपी बढ़ेगी। इस प्रोसेस में क्या होगा? सिस्टम की क्या बढ़ने वाली है? एंट्रोपी बढ़ने वाली है। तो बोले जी सर, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। बोले यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ओके, और क्या होता है इसका मतलब? यदि आपसे चाहे तो और दूसरे शब्दों में क्या लिखा जाता है इसमें? तो ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जरा समझिएगा, एक और पॉइंट इसमें कहा जाता है, ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इस तरीके की बहुत सारी डेफिनेशन देखी होगी, जो आप लोगों को, ठीक है, समझ में नहीं आती कि भाई एक्चुअल में यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है, कहना क्या चाह रहा है। अब जरा स्टूडेंट्स, इसे हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये कहता क्या है अपने लॉ में। ठीक है, तो एक नाम सुना आपने, क्लॉसियस? सुना है? क्लॉसियस सुना है नाम कभी? क्लॉसियस करके नहीं सुना? सुना होगा क्लॉसियस करके, एक क्लॉसियस ने एक परिभाषा दी गई थी, नहीं सुना है? ओके जी, अरे वाह, सुने क्लॉसियस इक्वेशन? नहीं सुने हैं?
ठीक है, तो ये आप लोगों की क्या है सिंपल सी डेफिनेशन जो कही जा रही है, इस हिसाब से यदि हम चलने की कोशिश करें कि भाई एक्चुअल में जो नॉर्मल डेफिनेशन थी हमारी वो क्या कहना चाह रहा था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स आपका डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो सर इसमें ये कहा जा रहा है हमारा कि फिजिकल प्रोसेस जो होने वाली है, ठीक है, जिसमें जो फिजिकल प्रोसेस होगी, जो बाहरी प्रोसेस हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, तो इफ द फिजिकल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, मतलब यदि भौतिक प्रक्रिया आवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, ठीक है, तो सिस्टम और पर्यावरण की संयुक्त एंट्रोपी में वृद्धि होनी चाहिए। यह कहा गया यहां पर अपरिवर्तनीय है मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। इफ द फिजिकल प्रोसेस इरिवर्सिबल, यदि जो फिजिकल प्रोसेस हो रही है यदि वो इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। तो क्या बढ़ना चाहिए सर, एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए। अब एंट्रोपी क्या होती है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई एंट्रोपी क्या है, किसे कहते हैं एंट्रोपी, बताइएगा जरा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए आप लोगों को एंट्रोपी पढ़ना पड़ेगा। अब एंट्रोपी क्या है, किसी ने यदि आपसे पूछ लिया भाई एंट्रोपी क्या होती, क्या सिस्टम से एनर्जी जो है वो अंदर आती है, क्या सिस्टम से एनर्जी बाहर जाती है जी, या सिस्टम में जो कहीं भी, ठीक है, किसी भी तरीके से अस्त व्यस्त जो एनर्जी जो ऊष्मा उसके अंदर होती है उसे कहा जाता है एंट्रोपी। किसे कहा जाता है, चलिए किसी तंत्र की अस्त व्यस्त ऊष्मा, चलिए किसी तंत्र के अंदर में क्या है, बोले सर कोई अस्त व्यस्त ऊष्मा है उसे कहा जाता है एंट्रोपी कहा जाता है। चलिए क्लियर है। तो यदि स्टूडेंट्स एंट्रोपी आपको समझ में आ गया कि भाई ये क्या होगा, आपका सिंपल डेफिनेशन है एंट्रोपी की क्या होगी, बोल सर सिस्टम की कुल मिला के क्या ये ऊष्मा है जो क्या होती है, अस्त व्यस्त होती है, ठीक है, जो क्या होती है सिस्टम के अंदर में मौजूद तो होती है लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, ठीक है, क्या होती है, एक प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, उसे यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई। तो क्लाउसियस ने एक अपनी डेफिनेशन दिया, क्लाउसियस नाम के एक साइंटिस्ट ने अपनी क्या दिया, एक सिंपल सी डेफिनेशन दिया, शायद आप सभी लोगों ने उसको कभी ना कहीं सुना होगा। सुना है, क्लाउसियस करके एक साइंटिस्ट थे, बोले सर नहीं सुना है, तो आइए आज आपको बताते हैं और बहुत ही बारीक तरीके से बताते हैं। ऊष्मा गतिकी का जो द्वितीय नियम है वो एंट्रोपी बढ़ने से संबंधित है कि भाई एंट्रोपी बढ़ना चाहिए यदि कोई फिजिकल प्रोसेस हो रही है और वो यदि इरिवर्सिबल यदि है तो, ठीक है। चलिए क्लाउसियस ने क्या कहा था, यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं हर साल। क्लाउसियस की परिभाषा किसके लिए दिया था उसने परिभाषा, तो सर क्लाउसियस ने जो परिभाषा दिया था वो सेकंड लॉ के लिए दिया था। क्या कहा था क्लाउसियस ने, क्लाउसियस ने क्या कहा था सर, क्लाउसियस का एक स्टेटमेंट है सेकंड लॉ के लिए, बिना कुछ कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु को ऊष्मा का स्थानांतरण असंभव है। ये क्लाउसियस ने अपने नियम में बहुत पहले कहा था। अब ये नियम कैसे लागू होगा ये सारी चीजें आपको मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें पेपर में पूछी जा चुकी हैं। जरा देखिएगा डेफिनेशन क्या कहती है, बिना बाह्य कार्य, बिना बाह्य कार्य किए हुए, बिना बाह्य कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह स्वयं नहीं हो सकता, स्वयं नहीं हो सकता। यह कहा था क्लाउसियस ने। बोले सर हम तो आम जिंदगी में रोज ये सारी चीजें देख रहे हैं लेकिन हम कभी ऐसा ऑब्जर्व थोड़ी करते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया ये सारी चीजें, बोले सर नहीं हम कहां करते हैं। भाई आपने यदि आपके घर में यदि क्या रखा हुआ है, कोल्ड वाटर रखा हुआ है, या आपके घर में कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, या आपके यहाँ आइसक्रीम रखी हुई है, और यदि आप उसको वहां है, ठीक है, कोई भी कोई कार्य नहीं कर रहे हो उसमें, तो क्या वो ठंडी चीज से क्या वो
गर्म चीज में कन्वर्ट हो सकती है क्या? यदि कोई चीज ठंडी यदि है तो वो ऑटोमेटिक गर्म तो होगी नहीं। तो सर ऑटोमेटिक तो नहीं हो पाएगी। जैसे मान के चलो आपके यहाँ ये सिस्टम रखा हुआ है, इसके अंदर में कोई कोल्ड चीज रखी हुई है, ये आपके अंदर सिस्टम के अंदर क्या रखा हुआ है? आइसक्रीम रखी हुई है। यदि ये कोल्ड यदि है, तो यदि ये फ्रिज के अंदर है तो इसे आप बाहर निकालोगे, मतलब आपने कार्य किया, इसको निकाल के आपने कहा ला दिए सर, बाहर लाके रख दिए। अब ये क्या हो गया सर, इसको बाहर का टेम्परेचर मिलने लगा, तो ये हॉट हो सकती है क्या कोल्ड के बाद में? पहले कोल्ड थी, बहुत ठंडी थी, फिर उसके बाद में क्या हो गई, गर्म हो गई। तो मतलब आपने इसको उठा के बाहर लाके रखा तो ये गर्म हो गई, मतलब आपने कार्य किया, कोई ना कोई कार्य आपके द्वारा किया गया। बोले जी बिल्कुल, हमारे द्वारा कोई ना कोई कार्य किया गया। तो ये क्लाउसियस ने कहा था, क्या कहा था, ध्यान से समझिएगा। हीट कैन नेवर पास, हीट कैन नेवर पास फ्रॉम अ कोल्डर, फ्रॉम अ कोल्डर टू अ वार्मर बॉडी, बॉडी without, without some other, some other change, some other change। ये यहां पर कहा गया डेफिनेशन। मतलब गर्मी जो है स्टूडेंट्स, कभी भी ठंडे शरीर से गर्म शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मतलब कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। मतलब बिना वह कार्य किए, मतलब कोई भी बाहरी कार्य हमें करना पड़ेगा, तभी ठंडी वस्तु से क्या हो सकता है, गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाह कर सकती है। ठंडी चीज से गर्म की ओर कोई चीज नहीं जाती ना। यदि मैं आपको बात करूं भाई, क्या हो सकता है, जैसे मान चलो आपके पास में कोई ठंडी चीज, ये ठंडी चीज रखी हुई है, ठीक है, अब वो उसको गर्म करना है, ठंडा है उसको गर्म करना है, उसको क्या देना, आपको हीट देना है, आपको हीट देना है। जैसे ठंडा पानी आपके घर में रखा हुआ है, तो ठंडे पानी को आप क्या करना है, आपको गर्म करना है, तो क्या ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस है ऐसी कि भाई पानी रख दिए, ठीक है, 1 2 3 जादू और गर्म हो गया पानी, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आवरा का डाबरा छू छू करके ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यदि कोई भी आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, कोई यदि ऑब्जेक्ट है, यदि वो कोल्ड यदि है, यदि वो ऑब्जेक्ट कोल्ड यदि है, तो कोल्ड से उसे यदि आपको क्या करना है, हॉट में कन्वर्ट करना है, उसको क्या करना है, गर्म यदि करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो सर यदि उसे हमें गर्म करना है, किसी कोल्ड चीज को, किसी ठंडी चीज को यदि हमें गर्म करना है, तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ठंड के समय में पानी गर्म करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पानी को बॉईल करना पड़ेगा गर्म करने के लिए, उसके अंदर हीट लाने के लिए, या तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इंडक्शन का यूज करते हैं, या तो इमल्सन रॉड वगैरह का यूज करते हैं गर्म करने के लिए इसको। लेकिन यदि आपके पास में इसका अपोजिट यदि कर दिया जाए, आपके पास में कोई गर्म चीज है, आपके पास में मान चलो क्या है, गर्म चाय है, आपके पास में चाय है, सबको पता है चाय सभी लोग पीते हैं, आपके पास में चाय रखा हुआ है भाई, गर्म गर्म चाय है, ये चाय की एक प्याली है जिसमें से क्या निकल रही है, हॉट एयर निकल रही है। और ये थोड़ी देर तक यदि रखा जाए, ये थोड़ी देर तक यदि रखी रहे चाय आपकी, तो क्या ये पहले हॉट थी, चाय पहले हॉट थी, क्या ये ऑटोमेटिक कोल्ड हो जाएगी? आपको कुछ करना पड़ा क्या? गर्म चाय थी, आपको मैंने गर्म चाय लाके दिया, आपने बोले मैं बाद में पीऊंगा, मैंने वहीं रख दिया आपके लिए चाय, तो क्या ये थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिक कोल्ड हो जाएगी? आपने कुछ किया? आपने कुछ किया? बोल सर हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने तो चाय को छुआ भी नहीं, पता नहीं वो कैसे ठंडी हो गई। हमने चाय को छुआ, ठीक है, हमें पता नहीं वो कैसे ठंडी हो गई, है ना। चलिए, लेकिन यदि मैं आपको यहां पर बोलूं कि भाई आपको मैंने क्या दिया हूं, आपको मैंने कोल्ड एक ठंडी चाय दिया हूं, एक ठंडी चाय चाय ठंडी थी पहले से, चाय पहले से ठंडी है, अब मैंने इसको आपको क्या बोलूं भाई, इसको बोलो मैंने भाई इसको गर्म करना है, गर्म करना है, करो, क्या करोगे गर्म करने के लिए? तो सर ऑटोमेटिक गर्म नहीं होगी। यदि वो चाय गर्म थी, चाय गर्म थी यदि, तो वो ठंडी ऑटोमेटिक हो जाएगी, होगी ठंडी ऑटोमेटिक होगी?
बोले यस सर, कोल्ड ऑटोमेटिक हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज कोल्ड से हॉट नहीं हो सकती। कोई भी चीज ऑटोमेटिक कोल्ड से हॉट नहीं हो सकती। उसके लिए कोई ना कोई हमें कार्य करना पड़ेगा, कोई ना कोई हमें वर्क करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। बोले जी सर। आई होप अब समझ में आया होगा। जो मैंने इससे पहले आपको डेफिनेशन बताया वो डेफिनेशन से समझ में नहीं आता है कई बार हमें, अब समझ में आया होगा। बोले जी सर बिल्कुल। तो यदि कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य यदि हमें करना पड़ेगा, तो क्या स्टूडेंट्स हमें यहां पर एंट्रोपी बढ़ी हुई नजर आएगी? एंट्रोपी बढ़ी हुई नजर आएगी क्या? क्या यदि हम कोई कार्य करेंगे तो क्या एंट्रोपी बढ़ेगी? अब एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? सभी ने पढ़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, नहीं पढ़ा है तो अब अभी समझ लीजिए आप लोग। एंट्रोपी क्या होती है बच्चों? जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? सिस्टम के द्वारा निकली गई ऊर्जा या सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया, क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी किसे कहते हैं सर? एंट्रोपी का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त ऊष्मा। मतलब ये पहले कोल्ड था, इसे क्या कर रहे हैं? हॉट कर रहे हैं, तो इसमें अस्त व्यस्त ऊष्मा निकल कर आ रही है। बोलिए सर एंट्रोपी में क्या होता है? विलगित निकाय की यदि हम बात करते हैं, सिस्टम यदि बंद है, क्योंकि हमें चाय गर्म करना है तो सिस्टम हम बंद करते हैं, चाय को ढककर रखते हैं और क्या करते हैं? मान चलो उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो एंट्रोपी में क्या होता है सर? इसका मतलब है कि भाई तापमान में वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है? एंट्रोपी में क्या होती है सर? एंट्रोपी का मतलब होता है कि भाई यह एक प्रणाली है जिसके भीतर क्या होती है? टेम्परेचर में वृद्धि होती है। एंट्रोपी में टेम्परेचर में वृद्धि होती है। बोलो जी सर, जब टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो हीट क्या होगी? उसके अंदर ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हीट ज्यादा, बताओ। सिस्टम के अंदर हीट आएगी। बोले हाँ जी सर, जब कोई चीज कोल्ड से हॉट हो रही है तो सर हीट आएगी। बोले यस सर। डेल एस इक्वल टू क्या होता है सर? डेल एस इक्वल टू होता है डेल क्यू अपॉन टी। बोले यस सर, ये हीट बढ़ रही है, सिस्टम के अंदर हीट आ रही है, समय के अनुसार हीट और समय का उसमें खेल होगा। बोले यस सर। ये आपकी क्या हो गई सर? ये हमारी हो गई ऊष्मा। ये क्या हो गई? हमारी ऊष्मा हो गई। बोले जी सर बिल्कुल, ऊष्मा हो गई हमारी। चलिए, तो टी क्या हो गया सर? हमारा टेम्परेचर हो गया। ये हमारी के लिए क्या होगी सर? हीट हो गई। इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें क्या बढ़ रहा है सर? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो क्लाउसियस ने अपना नियम सही कहा। ऊष्मा गतिकी का जो द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ जो है, वो किस चीज को बता रहा है? आप ही बताइए, सेकंड नियम किस चीज को बता रहा है? कि बिना कुछ कार्य किए हुए कोई भी ठंडी चीज ऑटोमेटिक गर्म नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी गर्म चीज ऑटोमेटिक ठंडी हो सकती है। ये क्लॉसियस ने कहा था अपनी डेफिनेशन में। ये सेकंड लॉ है। ये कौन सा लॉ है आपका? ऊष्मा गतिकी का सेकंड नियम है, याद रखिएगा। पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आई होप सभी लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके आगे स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे इसमें हमारे सेकंड लॉ पर बेस्ड, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन हमें पेपर में नजर आ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से तो आपको 100% क्लियर हो ही गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। चलिए, अब जरा क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, जी एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं पहले तो। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो पेपर में पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से दे रहे हैं, पहचान कर लीजिएगा। अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज ये आपसे पेपर में यहां से पूछा गया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जरा सोचकर बताइएगा। क्या डिमांड कर रहा है हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स? तो सर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक प्रणाली के विकार की एक प्रणाली के विकार की
डिग्री के एक उपाय, डिग्री की एक उपाय के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। किसे जाना जाता है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है जी। पहला है ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का एंथैल्पी। क्या है आपका एंथैल्पी। ये सारे जो नियम है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड हैं। स्पेशल में एंथैल्पी जो है वो किसके अंदर आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ रहा है। चलिए दूसरा है हमारा एंट्रोपी। दूसरा क्या है आपका एंट्रोपी। तीसरा है आइसोबारिक, आइसोबारिक समदाब। चौथा है नन ऑफ दीज, कोई नहीं। किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे आप, इसमें बताइएगा। सोच के, जरूरी नहीं कि अभी जो टॉपिक चल रहा तो बस इसी के हिसाब से लगा दिए, बोलना सर सही तो आ ही जाएगा, कोई बात ही नहीं है उसमें। इस टाइप से मत करिएगा, आप लोग सोच कर बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को। जी वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर। चलिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो टॉपिक आपको अभी बताए हैं उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी, आप उसको जरा एक बार देखेंगे तो हमने सेकंड लॉ जो आपको बताया हुआ है इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। क्या है जरा देखिए, क्या कहना चाह रहा सेकंड लॉ हमारा। सर सेकंड लॉ में हमने साफ साफ लिखें कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बच्चों, सर टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर यदि बढ़ रहा है स्टूडेंट्स तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, तो सर टेम्परेचर बढ़ने से डिग्री बढ़ रही, डिग्री मतलब कुल मिला के टेम्परेचर होता है, डिग्री मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज, एक प्रणाली के विकार की डिग्री, ठीक है। तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, द्वितीय नियम में हो रहा है। बोलिए सर, और द्वितीय नियम किससे संबंधित है बताओ, सेकेंड लॉ किससे संबंधित है। सर सेकेंड लॉ जो संबंधित है वो है हमारा एंट्रोपी से। पक्का क्लियर है क्या, एंट्रोपी ना किससे संबंधित है, सेकेंड लॉ किससे संबंधित है। सर सेकेंड लॉ हमारा एंट्रोपी से संबंधित है। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड नियम जो है हमारा किससे संबंधित है, एंट्रोपी से संबंधित है जी। ओके क्लियर है, पेपर में दिया आएगा तो आसानी से आप लोगों से जो है वो बन जाएगा। चलिए क्लियर है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट जरा दूसरे क्वेश्चन पर कि इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो और किस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सेकंड लॉ, एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था उस क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट, मतलब ऊष्मा गति की, ऊष्मा गति की, या तो कई बार नाम मिल जाता आपको ऊष्मा प्रवैगिकी, ये नाम भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम, दूसरा नियम कहता है कि, कहता है कि, क्या कहना चाहता भाई ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम हमारा। चलिए ऑप्शन पहला, हीट, हीट इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड। ये ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम है भाई, जो पहला पॉइंट है ये भी आप बता ही दीजिएगा। ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत होती है जी। ये वाला जो नियम है ये कौन सा नियम है,
ऊष्मा ना तो उत्पन्न होती है, ऊष्मा ना तो उत्पन्न होती है, ना ही नष्ट, ना ही नष्ट होती है। जी, ये होगा। या ठीक है, सेकंड है हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड वन। ऊष्मा गर्म वस्तु से, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जी, कौन सा होगा? दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप? जी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बोले सर। जी, और कोई ऑप्शन बी वाले? सब ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए, बहुत सही आंसर दिया गया। ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए, तो बोले यस सर, ऊष्मा जो होती है गर्म वस्तु से ठंडी की ओर जाती है, ठंडी से गर्म वस्तु की ओर आने के लिए उसे कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो ये बात ठीक है, किसने बता दी थी? क्लॉसियस ने बता दी थी। तो क्लॉसियस का नियम यदि आपसे पेपर में दिया आया तो क्लॉसियस का नियम क्या होता है बच्चों? सर क्लॉसियस का नियम यही है, ये जो नियम है ये क्लॉसियस का है। क्लॉसियस ने अपने नियम के अनुसार क्या कहा गया था? तो ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट याद रखिएगा। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम सर वो भी यही है, ऊष्मा गतिकी का जो द्वितीय नियम है वो भी यही है। तो फिर ये क्या है? ये ऑप्शन नंबर एक कौन से नियम से संबंधित है बताओ, कहीं पढ़े क्या? 9th 10th सब में पढ़े? ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये सब पढ़े आपने 9th 10th में बहुत पढ़े। सर ऊष्मा गतिकी का पहला नियम है, ये आपका फर्स्ट लॉ है। ये आपका क्या है सर? फर्स्ट लॉ है। ऊष्मा सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। ऊष्मा जो है वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होती है, उसे आप परिवर्तित कर सकते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है, ऊष्मा को बनाया नहीं जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता। वही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा, आत्मा नश्वर है, ठीक है, न तो आत्मा को नष्ट किया जा सकता ना ही बनाया जा सकता, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। बस वैसे ही जो ऊष्मा होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है, पढ़ लिया हमने। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में इसी में आप लोगों को एक और क्वेश्चन देते हैं, पहचान करके बताइएगा कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच लॉ ऑफ, विच लॉ ऑफ thermodynamics says that efficiency of a heat, efficiency of a heat engine cannot be, cannot be, ये यहां पर कहा गया है। चलो कैन नॉट बी वन, कैन नॉट बी, ये यहां पर कहा गया। चलिए, मतलब ऊष्मा गति की, ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम, कौन सा नियम कहता है कि, कहता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता एक नहीं हो सकती, एक नहीं
हो सकती है, एक नहीं हो सकती है। चलिए, पहला फर्स्ट नियम, दूसरा एक आपका जीरोथ लॉ करके होता है, एक नियम होता है हमारा सेकंड नियम, एक नियम होता है थर्ड। किस नियम के अनुसार ये बात कही गई होगी, सोच के बताइएगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। मैं आपको ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है। क्या ये पहला नियम है? किसका पहला नियम है? ये यहां पर लिखा गया है ना, समझिएगा सर, ये पहला दूसरा बस दे देगा। तो यहां कहा गया ऊष्मा गतिकी की बात हो रही, तो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, ऊष्मा गति से क्या ये जीरोथ संबंधित है, ऊष्मा गति का तृतीय नियम और द्वितीय नियम, इस हिसाब से आपको बताना है जी। सोच कर बताइएगा कि क्या कहना चाहता है। वेरी गुड, बहुत शानदार, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं भाई, वेरी गुड। ओके, और कोई ऑप्शन बी के अलावा? जी, थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है आपका जीरोथ लॉ, आपने 11th में भी जीरोथ लॉ पढ़ा होगा। जीरोथ लॉ का मतलब क्या होता है? शून्यवा नियम। ये इसका मतलब होता है प्रथम नियम, जरा समझिएगा, प्रथम नियम इसका मतलब होता है शून्य नियम। ये प्रथम नियम की बात करता है, फर्स्ट लॉ। ये जीरो लॉ, ये होता है द्वितीय। तो उनने जीरो को जीरोथ के नाम से दिया, जीरो, तो जीरो से जीरोथ आया है, ठीक है, द्वितीय नियम। और यह आपका तृतीय नियम, तृतीय नियम। तो मैंने आपको अभी बता दिया हूं, आपको मैंने फर्स्ट नियम भी बता दिया हूं, आपको मैंने अभी सेकंड नियम भी बता दिया हूं, ठीक है। अभी जीरोथ देख लेते हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है? ऊष्मा ना तो नष्ट की जा सकती, ना ही उत्पन्न की जा सकती है। द्वितीय नियम क्या कहता है? कि भाई ऊष्मा परिवर्तन होगा, सिस्टम में जो है वो ऊष्मा परिवर्तन होगा। बताओ किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे आप लोग? हिंट आपको मिली गई है जी, ऊष्मा परिवर्तन किस में होता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे भाई, जीरोथ लॉ में जाना चाह रहे हैं। ओके, मैक्सिमम बच्चे जीरोथ नियम के अनुसार जा रहे हैं, ऑप्शन सी। चलिए, मैं आपको थोड़ी सी हिंट कर दूं, अपरिवर्तन जो है, मतलब ऊष्मा का परिवर्तन या अपरिवर्तन कहते हैं जिसे, या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है जी। एक इंजन को दी गई सारी ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? बदल सकती है। सिस्टम को यदि आप कोई पूरी ऊर्जा दे रहे हैं, टोटल एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या वो बदल सकती है? नहीं बदल सकती काम को? चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, ऊष्मा परिवर्तन हो रहा, तो जैसे आप अपनी गाड़ी की बात कर लो, ठीक है, अपनी गाड़ी टू व्हीलर की बात कर लो भाई। टू व्हीलर में यदि आप पूरी की पूरी एनर्जी लगा दे रहे हैं गाड़ी की, ठीक है, तो क्या प्रॉपर तरीके से वो पूरी वर्किंग में आ सकती क्या एक साथ? गाड़ी में यदि आपकी फुल स्पीड आप एक साथ कर दो तुरंत जस्ट, तो क्या वो तुरंत अपनी एक वन पोजीशन पे आ जाएगी तुरंत? जो हीट है बोले सर वो वन पोजीशन पर आना चाहिए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट आ जाना चाहिए, आ जाएगी क्या? सर नहीं, धीरे धीरे आएगी। आप लोग कह रहे हो कि सर एकदम से, जैसे आपकी गाड़ी क्या हुई सर, गाड़ी हमने चालू किया और तुरंत स्पीड कर दी उसकी 100 किलोमीटर प्रति आवर, तो क्या आपकी गाड़ी सडनली बिल्कुल 100 में पहुंच जाएगी क्या जस्ट, और उस रफ्तार से भी दौड़ने लगेगी? बोले सर नहीं, क्या होगा सर? धीरे धीरे होगी। तो धीरे धीरे होगी इसका मतलब क्या है? कि हीट आपके सिस्टम में क्या हो रही है? जनरेट। मतलब वही हुआ क्या? आपकी जो गाड़ी है वो एक आपका सिस्टम हो गया मान के चलो, तो क्या वो धीरे धीरे अपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है? मतलब एंट्रोपी हो रही है उसमें, धीरे धीरे बढ़ रही है क्या एंट्रोपी? एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है क्या? सिस्टम के अंदर जो एनर्जी इधर उधर थी वो क्या एक जगह लग रही है? एंट्रोपी बढ़ रही है क्या? उसके अंदर हीट आ रही है? बोले जी सर बिल्कुल हीट आ रही है। तो वो परिवर्तन हो रहा है, उसमें चेंजेबल है वो, देखो उसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले यस सर उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? कौन सी नियम में कहा गया कि हीट परिवर्तन है? हीट जो होती है
वो क्या होगी, बढ़ेगी। हीट बढ़ रही है क्योंकि यदि हम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की यदि हम बात करें तो क्या होगा भाई, हीट क्या हो रही है सर, हीट बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर सी, हीट क्या हो रही है आप लोगों की, बढ़ रही है। तो सिस्टम में यदि चीजें परिवर्तन होती तो कभी एक कांस्टेंट नहीं हो सकती, कांस्टेंट नहीं हो सकती, इसलिए तो गाड़ी आपका एक जो है वो परमानेंट एवरेज नहीं देती, मतलब एक पर्टिकुलर एवरेज नहीं देती। गाड़ी कभी माइलेज कुछ और निकालती, कभी और कुछ माइलेज निकालती है। एक पर्टिकुलर माइलेज यदि कंपनी ने बोला कि भाई ये आपको 70 किलोमीटर प्रति क्या देगी, लीटर का एवरेज देगी, तो एग्जैक्ट 70 कभी किसी को नहीं मिला है। मिला क्या कभी किसी को कि सर मेरी गाड़ी 70 से कम कभी देती ही नहीं है, 69 पॉइंट कुछ भी नहीं होता सर, एग्जैक्ट 70 ही मिलता है? नहीं, क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम की दक्षता जो है वो क्या होती है, कम ज्यादा होती है ना। बोले जी बिल्कुल, उसमें परिवर्तन होता है। तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा। अब इसी का एक और जो टॉपिक बनता है आपका, द्वितीय नियम का एक टॉपिक और है साथ ही साथ में, जो छोटा सा एक टॉपिक हमारा, ठीक है, द्वितीय नियम का छोटा वाला भाई, जिसे क्या कहा जाता है, जीरोथ लॉ के नाम से जाना जाता है। कौन सा नियम? शून्यवा नियम, जीरोथ लॉ, शून्यवा नियम, या इसको हम लोग जीरोथ के जीरोथ ही लिखते हैं, जीरोथ नियम। क्या कहता है जीरोथ लॉ? एनीवन कोई जानता हो इसके बारे में कुछ, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि जीरोथ लॉ क्या कहना चाहता है, किसके बीच में जीरोथ लॉ लगता है, कैसी कंडीशन होगी, क्या ये दो निकायों के बीच में लगता है? जी क्या होगा बताइए, कभी शायद आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा हुआ होगा। मैं आपको हिंट भी कर सकता हूं इसमें, शायद कुछ इस तरीके से आपने एक नियम जो है वो पहले कभी सुना होगा, ऐसे कभी देखा है, ऐसे कहीं देखा है? इस टाइप से लिख के बताते हैं आपको, देखा है कभी, नहीं देखा? यहां भी थर्मल इक्विलिब्रियम लगता है आपका, यहां भी थर्मल इक्विलिब्रियम लगता है, और यहां पर लगता है आपका क्या, जीरोथ लॉ। कहीं देखा है ऐसा इस तरीके से कुछ, शायद कभी देखा हो, नहीं देखा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है, जीरोथ नियम जो है वो क्या कहना चाहता है। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय संतुलन में है तो वो एक दूसरे के भी संतुलन में हो सकते हैं। एक निकाय, ये दूसरा निकाय, ठीक है, किसी तीसरे निकाय के तापीय संतुलन में यदि है, ये इसके संतुलन में है, ये वाला इसके संतुलन में है, तो जब ये इसके संतुलन में है तो ये भाई इसकी जो कंडीशन होगी वो इस पे भी लागू हो रही, इसकी जो कंडीशन हो रही है वो सर इसके इस पे भी लागू हो रही। मतलब ए बराबर यदि बी है, ए बराबर यदि सी है, तो बी बराबर भी क्या हो सकता है, सी हो सकता है। ये इसमें कहा गया है, कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी एक डेफिनेशन है, उसका एग्जांपल देके भी आपको हम बताएंगे। पहले तो जरा ये आप लिख लीजिएगा, यहां पर क्या लिखना है आपको, यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पर हो रही है। तो ये जरूर आप नोट डाउन करके रखिएगा, पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब तापीय संतुलन हो रहा है यहां पर, यहां पर क्या कंडीशन हो रही है सर, तापीय संतुलन की कंडीशन हो रही। ए बराबर, जब बी ए के बराबर में हो सकता है तो सी भी ए के बराबर में हो सकता है, इस कारण से ए और बी और सी भी आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो क्या कहता है हमारा जीरोथ नियम, सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑफ thermodynamics state that if two bodies if two bodies are h in thermal equilibrium with some third body, with some third body, बोलिए सर, then they are also, then they are also in equilibrium with each other, जी।
ये आप लोगों की क्या स्टूडेंट्स ज़ेरोथ लॉ की जो है वो बेसिक डेफिनेशन है। अब इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, क्या कहना चाहता है ये। यदि दो निकाय, क्या कह रहा है ये, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ भी संतुलन में होंगे। यदि ए के साथ बी की दोस्ती, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई ये मेरा दोस्त है और तुम्हारा कोई और दोस्त है, तो तुम्हारा दोस्त और वो दोस्त आपस में भी क्या हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। ठीक है, बोले जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स के ज़ेरोथ लॉ पर क्या करती है, वर्क करती है। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। अब इसके जरा एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। इसके कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या आप, डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कभी आपने कहीं देखा हो कुछ एग्जाम्पल जो ज़ेरोथ लॉ पर क्या हो सकते हैं, बिल्कुल फिट बैठ सकते हैं जी। एनीवन कोई बताना चाहता है कोई नियम, इस नियम के अनुसार कोई एग्जाम्पल? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, आपको बता रहे हैं क्या हो रहा है। इस प्रैक्टिकल को समझाते हैं आपको। ये प्रैक्टिकल बेसिक तरीके से किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। एक ग्लास में गर्म पानी है, एक ग्लास है, इसमें जो पानी है वो कैसा है, गर्म है, हॉट वाटर है इसमें। कैसा है इसमें, हॉट वाटर है। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। दूसरे वाले पानी में क्या है, दूसरे वाली ग्लास में क्या है सर, इसमें जो है वो कोल्ड वाटर है। कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर है। एक में ठंडा पानी है, एक में क्या है आपका गर्म पानी है। बोले जी सर एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी है। अब क्या हो रहा है, यदि हम कुछ घंटों के लिए, ठीक है, इसे मेज पर छोड़ दें, इसे यदि हम मेज पर छोड़ दें, नॉर्मली दोनों को मेज पर छोड़ दें, ठीक है, तो क्या ये दोनों का जो टेम्परेचर है, इसको हमने कहां छोड़ दिए हैं, इसे हमने कहां छोड़ दिए हैं, इसे हमने एक कमरे में छोड़ दिए हैं, कमरे में छोड़ दिए हैं। चलिए कुछ घंटों के लिए, हो सकता है कि इसे हम लोग 12 घंटे के लिए छोड़ दें, 24 घंटे के लिए छोड़ दें, और रूम का टेम्परेचर रहा होगा मान के चलो उस समय 30 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर क्या रहा होगा उस समय, रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर और कुछ रहा होगा, ये गर्म है ये ठंडा है, इसका टेम्परेचर कुछ कम, इसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, मान चलो इसका टेम्परेचर रहा होगा 40 डिग्री सेल्सियस, ये ठंडा है, इसका टेम्परेचर रहा होगा मान चलो कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या स्टूडेंट्स कुछ घंटे बाद जब मैं आके देखूंगा और जब मैं इन दोनों के टेम्परेचर को मेजर करूंगा, तो क्या ये तीसरे टेम्परेचर के मेरे बराबर में हो सकता है क्या, ए और ये दोनों टेम्परेचर? बताइएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने जी। ऐसा हो सकता है, यस और नो? मतलब आपने, ठीक है, मार्केट गए और मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, मार्केट से क्या लेकर आए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए, और उसको रूम में रख दिए, लाके कहां रख दिए, रूम में लाके रख दिए। और आपके घर में नॉर्मली क्या रखा था, पीने का पानी भी रखा था, कोल्ड वाला, ठीक है, नहीं हॉट वाला, एक गर्म पानी रखा था। आपने क्या लेकर आए, एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए, और आपके घर में एक गर्म पानी भी रखा हुआ था नहाने के लिए, और आप भूल गए कि आपको नहाना है और कोल्ड ड्रिंक पीना है। आप बाहर कहीं दोस्त के यहां चले गए, जब आप कुछ देर बाद आके देखे तो जो रूम टेम्परेचर होगा वही जो गर्म पानी था उसका टेम्परेचर हो जाएगा, गर्म पानी का टेम्परेचर घट जाएगा। गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पर आने की कोशिश करेगा, और जो कोल्ड वाटर है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ा के रूम टेम्परेचर पर मेंटेन कर लेगा। मतलब ठंडी वाली चीज गर्म हो जाएगी, गर्म वाली चीज रूम टेम्परेचर पर आके ठंडी हो जाएगी। होता है क्या ऐसा? हाँ सर, ये तो सर हम डेली रूटीन में देख रहे हैं सर, लेकिन हम कभी इसको पढ़ाई से रिलेट नहीं करते। फर्क बस इतना ही है। आप पढ़ाई से रिलेट करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, चीजें सीखने में आसान हो जाती। बोले यस बिल्कुल। मतलब बी पहले कुछ और था, सी पहले कुछ और था, ए पहले कुछ और था, लेकिन बी जो है वो
ये जो है, ये जो मान चलो इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं। अब ये बी का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पूरा हुआ। बोले यस सर, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 बन जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 30 था ही। तो क्या ये आपस में सब बराबर नहीं हो जाएंगे? ए बी सी सब आपस में बराबर, रूम टेम्परेचर बराबर हो गया, हॉट वाटर के हॉट वाटर इक्वल टू हो गया कोल्ड वाटर के कोल्ड वाटर इक्वल टू हो गया हमारे रूम टेम्परेचर के, सब आपस में बराबर। बोले हाँ बिल्कुल, सारी की सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो यही तो जीरो हो गया ना। तुमने जो पानी लेकर आए कोल्ड, वो पहले कोल्ड था, फिर आपने उसको क्या लेकर आया? आपके घर में हॉट वाटर भी था, लेकिन बाद में सब जीरो, सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब सब जीरो हो गया। ये जो कम ज्यादा हुए टेम्परेचर, ये इसका कोई मतलब नहीं रहा। सब जाके बाद में क्या हो गया सर? मान के चलो 30 डिग्री पर हो गए, मतलब सब जीरो हो गए, हुआ जीरो। बोले यस सर, ये पहले कोल्ड था, मान चलो ये आइस रहा होगा, जीरो में आ गया। ये पहले हॉट रहा होगा, ये न्यूट्रल हो गया, तो सब जीरो हो गया। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया कि जब सारी चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी तो उसे हम लोग बोल देंगे जीरोथ लॉ। क्या बोल देंगे उसे? हम लोग जीरोथ लॉ के नाम से जानेंगे जी। आई होप सभी लोगों को बेसिक तरीके से क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है। सिंपल सा पूरा खेल था यहां पर जीरोथ लॉ का। बन जाएगा क्या? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए जीरोथ लॉ क्या होता है जी, जिनने पहली बार भी पढ़ा होगा तो उसे भी अब कभी, ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब जरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि पेपर में आपको जो है वो सिंपल तरीके से क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, है ना, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहे हैं कि आप समझ जाएं चीजों को। व्हेन टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम with the third body, with the third body, then they are, then they all are also in, also in thermal equilibrium, thermal equilibrium with each other, which each other. This statement, this statement, why, which law, which, ये आपसे पेपर में पूछा गया बहुत ही बेसिक सा एक एमसीक्यूज है, ठीक है। यदि आप पढ़ के जाएंगे तो ही बनेगा, मतलब बिना पढ़े तो आपको नहीं बनने वाला था ये। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? जब दो पिंड, जब दो पिंड कॉमा तीसरे पिंड के साथ, तीसरे पिंड के साथ तापीय साम्य में होते हैं, में होते हैं, तो सभी, तो सभी एक दूसरे के साथ, तो सभी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय साम्य, ऊष्मीय साम्य में होते हैं, में होते हैं। यह कथन, यह कथन किस नियम का है? किस नियम से है? कौन से नियम से स्टूडेंट्स? बिना ऑप्शन के यदि आप बताना चाहें तो। ये क्वेश्चन था, पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सारे दिए गए थे। क्या ये फर्स्ट नियम से फॉलो होगा? क्या ये आप लोगों का जो है वो जीरोथ लॉ होगा? क्या होगा? बोले यस, अब तो सारी चीजें सर धीरे धीरे हमसे बनने लगी। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, मतलब आपको जीरोथ नियम भी समझ में आ गया, आपको थर्मोडायनेमिक्स का जो है वो फर्स्ट नियम भी समझ में आ गया और सेकंड भी समझ में आ गया। चलिए, क्लियर है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जीरोथ नियम जो है वो क्या होगा आपका यहां पर? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अच्छी बात है। बोले बनेगा सर, पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाएगा तो 100% जो है वो हमसे क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। चलिए, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा, जीरोथ लॉ ऑफ,
thermodynamics based on which parameter, मतलब जीरोथ नियम ऊष्मागतिकी के ठीक है किस आधार पर निर्भर करता है, किस आधार पर, मतलब किस पैरामीटर को फॉलो करता है, ये किस पैरामीटर को फॉलो करता है। पहला ऑप्शन, क्या ये टेम्परेचर पर बेस्ड है, तापमान पर। क्या ये प्रेशर पर बेस्ड है, प्रेशर, दाब पर। क्या ये डेंसिटी पर बेस्ड है, घनत्व पर। क्या ये वेलोसिटी पर बेस्ड है, वेलोसिटी मतलब वेग पर। किस चीज पर आधारित है ये बताइएगा। बहुत ही सिंपल है, आप सारी चीजों को यदि समय देते हैं, थोड़ा सा समय लगता है चीजों को समझने के लिए, और यदि आप उसे पढ़ते हैं तो आसानी से आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों ने यहां पर करेक्ट आंसर दिया है। चलिए, तो बोले सर हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग हो जाता है, जो चारों तरफ जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर मेंटेन होता है। बोले यस बिल्कुल वही टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इस हिसाब से ये जीरोथ नियम जो है वो किस पर निर्भर करता है भाई, शून्यता का जो नियम, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं शून्यता या शून्यवा का नियम। शून्यवा नियम है ये जीरोथ नियम का। बोले यस बिल्कुल क्लियर है, आई होप बन जाएगा हमसे। चलिए, यही क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आप लोगों का एक दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, सेम यही क्वेश्चन है, बस पूछने का जो तरीका था वो ये था, विच इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जी। ये आपसे पेपर में पूछा गया वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जी। विच इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन जीरोथ लॉ। तो स्टूडेंट्स जीरोथ लॉ पर जो है वो कौन सा नियम, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा यंत्र जो है वो कार्य करता है, ये आपसे पेपर में पूछा गया था। क्या कहा गया था आप लोगों से, चलिए बताइएगा। कौन सा यंत्र ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर आधारित है जी। जिसको इससे पहले वाला क्वेश्चन बना होगा वो इसका भी सही आंसर लगा देगा। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मोमीटर, चौथा ऑप्शन है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। किसके साथ जाना चाहोगे बताइए। चलिए, हाइड्रोमीटर किस चीज को मापता भाई, ये तो आपको पता ही होगा। हाइड्रोमीटर जो है वो किस चीज को मेजर करता है, एनीवन हाइड्रोमीटर का बता दो। हाइड्रोमीटर यूज्ड टू मेजर, किस चीज को मेजर करता है हाइड्रोमीटर। तो सर हाइड्रोमीटर जो होता है, ये आपका जो हाइड्रोमीटर जो होता है ये बताता है ग्रेविटी को। किसको मापता है सर, गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वा होती ना, ये गुरुत्व को माप करता है। चलिए, एनीमोमीटर किस चीज को मापता भाई बताओ जी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया एनीमोमीटर किस चीज को मेजर करता है, तो क्या लिखेंगे आप, किस चीज को मेजर करता है एनीमोमीटर। तो सर एनीमोमीटर यदि हमसे पेपर में दिया जाए तो ये हवा को मापता है, हवा। एनीमोमीटर जो होता है आपका, एनीमोमीटर ये हवा को मापता है, विंड को मापता है, हवा की गति। और आप डॉक्टर के पास जाते हो, सर मेरे को बुखार हो गया डॉक्टर साहब, ठीक है बुखार हो गया, तो क्या लगाते हैं वो आपको, किससे टेम्परेचर चेक करते हैं आपका बताओ।
सर डॉक्टर चेक करता किससे? थर्मोमीटर से। यही थर्मामीटर है क्या? इसी से टेम्परेचर चेक किया जाता है क्या? बोलो जी सर, टेम्परेचर को मापा यदि जाता है तो थर्मोमीटर से मापा जाता है। आई होप आप लोगों को टोटल जो है थर्मोडायनेमिक्स के जो तीनों नियम आपको मैंने अभी बताया हूं क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।